तो मोनोहैलोजिनेशन यहाँ पे करने पे आपको एक तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी मिल जाएगा वैसे तो देखा जाए तो। सो राइट ऑप्शन विल बी हियर सी। ओके, ए एंड बी रिजेक्ट हो गया। अभी C5H12 है तो ये भी दिखाएगा, बट उसने बोला लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का। तो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका C4H10 ही यहाँ पे बन रहा है। सो द राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। आई होप ये सबको समझा देगा। यस, 25। अच्छा, 25 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H7O2I इज ऑप्टिकली एक्टिव, प्रेडिक्ट इट्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, आपका एसिड है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेन किस में दिख रहा है आपको, ब्यूटेन जो दिख रहा है आपको बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। अब इसमें से कायरल कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करते हो 4 आइडो ब्यूटेनोइक एसिड तो ये हो जाएगा CH3, इसको CH2I कर देंगे, और CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो कायरल तो इसमें है ही नहीं भाई, देयर इज नथिंग लाइक अ कायरलिटी। ऑप्शन 4 निकल गया। 2 आइडो में आ जाओ तो ये दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो जब 2 नंबर पे आयोडीन लगाओगे, 2 नंबर पे अगर आपने आयोडीन लगा दिया तो ऊपर H नीचे आयोडीन, राइट में आपका एसिड ग्रुप और लेफ्ट में आपका इथाइल ग्रुप। तो 2 आयोडो ब्यूटेनोइक एसिड बन सकता है। अब 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, तो 2 मिथाइल एक्स्ट्रा आ गया ना, तो मिथाइल का एक कार्बन काउंट करेंगे और ब्यूटेन का एक कार्बन काउंट करें, 4 करेंगे तो मिला के 5 कार्बन हो जाते हैं। तो ये अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमको जो स्टार्टिंग का कंपाउंड दिया उसके अंदर 4 ही कार्बन है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 को भी जरा देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2⁻n। क्या होता है भाई, 2⁻n। What is the number of isomer which will be possible here that we can calculate with the help of 2⁻n formula, where n is the number of chiral center. आप एक बात दिमाग में रखिए, every chiral center have a 2 isomer. Every chiral center have 2 isomer. अब वो आपका सीस है कि ट्रांस है, डबल बॉन्ड पे आपको एक सीस मिलेगा एक ट्रांस मिलेगा। अगर कायरल सेंटर है जिसमें चारों अलग एटमॉस्फेयर लगा है तो वो आपको R दे सकता है या फिर आपको S दे सकता है। आप दिमाग में फिट करके रखना। एवरी कायरल सेंटर हैव अ 2 आइसोमर। कायरल का मतलब आपका डबल बॉन्ड भी होता है और ये भी होता है 4 डिफरेंट एटमॉस्फेयर कनेक्टेड टू दैट कार्बन। अच्छा, तो इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ 64 ऑप्टिकल आइसोमर देन द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होगा। अगर आपने n का वैल्यू 4 लिया जो कि आपको ग्लूकोज में मिलता है, तो ग्लूकोज में अगर आपने लिया तो 2 × 2 × 2 4 बार करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो ये आपको कितना आइसोमर देगा, 16। ग्लूकोज का हमारे पास 16 आइसोमर्स है, ग्लूकोज, मैनोज, लैक्टोज, ऐसे मिला जुला के पूरे टोटल आपको 16 मिलते हैं। अच्छा, अगर 2⁻5 कर दिया तो 32 हो जाएगा। दिस इज 32। 2⁻6 किया तो जाके ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सो द राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, प्रेडिक्ट द कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ R एंड S। तो आपको यहाँ पे असाइन करना है R कौन सा है भाई और S कौन सा है। आई मीन ये जो दिया है वो R है कि S है। तो जरा देखते हैं इसके अंदर एक नंबर किसको मिलेगा भाई, एक नंबर मिलेगा आपका क्लोरीन को, बिकॉज वो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला बंदा है। अच्छा, 2 नंबर इस कार्बन में क्लैश हो गया, मिथाइल वाले और ये बेंजीन वाले कार्बन में क्लैश हो गया, तो हम लोग बेंजीन वाले कार्बन के साथ में जाएंगे। ये 2 नंबर हो गया और ये आपका 3 नंबर हो गया, और ये हाइड्रोजन आपका क्या हो गया भाई, 4 नंबर पे हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी जो 4 नंबर वाला ग्रुप है वो सामने तो दिखा नहीं रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आपको उल्टा करने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या करो, आपने इसको ऐसा घुमा के दे दो, तो क्या जा रहा है ये, दिस इज गोइंग R, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, R। अगर ये यहाँ पे जो है कुछ ऐसा लिखा होता भाई, हमारा 1 नंबर का ग्रुप जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है और हाईएस्ट लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप सामने आ रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि गोल्डन रूल अप्लाई कर देते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका आप उल्टा लिख दीजिए।
Now, question number 28. Which configuration will be adopted by the product at a carbon atom marked A and B respectively in the अच्छा following reaction? अच्छा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये, जैसे कि मैं बोलूँ ना, ये ऐसा लिखा है PH, वो लोगों ने लिखा है PHSNA। इसको हम लोग बोलते थे ऐसे ही, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो इसको बोलते थे फसाना। मतलब मॉलिक्यूल को देख के बच्चा फंस गया, ये मॉलिक्यूल है क्या? कोई मुझे बता सकता है ये मॉलिक्यूल है क्या और ये क्या करेगा? एनीबडी? इसको देख के लोग फंस जाते थे, इसको हम लोग मॉलिक्यूल को बोलते थे भाई फसाना। अच्छा, आपने इसका नाम सुना है RONA? RONA का नाम सुना है? इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। तो मैंने ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर को लगा रखा है ना, और आर की जगह पे मैंने फिनाइल रखा है। तो सोडियम आपका जो सल्फर है वो ऑक्सीजन की फैमिली से आता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, दे आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। इसका मतलब ये होता है कि उनका जो काम करने का तरीका है वो भी सेम हो जाएगा। तो जो फसाना है ये PHSNA मैंने लिखा है, ये जो है काम करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है भाई, आपको अगर पीरियोडिक टेबल रीड करने आ गया ना तो आपको ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ चुकी है। ऑलमोस्ट जो है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आपका एक्सपर्ट आप बन जाओगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसका और इसका रिएक्शन हो रहा है भाई। एक जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और दूसरा जो है आपका क्या है, अल्काइल हालाइड है। अब दोनों का उन लोगों ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग जस्ट लाइक ऑक्सीजन जो होता है उसकी जगह पे सल्फर है, मतलब ये ईथर की फैमिली से ही ग्रुप आ रहा है ना। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लिखे होते तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ईथर बोल देते, बट ये ईथर नहीं है। तो सल्फर आने की वजह से इसका आपका थायोफिन जैसे होता है एसएच को हम लोग थायोफिन बोलते हैं। तो वैसे वो है नहीं सिलेबस में। सी, अब आपने क्या करना है, इसको असाइनिंग करना है। ए वाला जो कार्बन है वो कायरल है और बी वाला भी कायरल है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट लुक आफ्टर 1 2 3, 1 2 3 आपको देखना है। तो एक नंबर आप किसको दोगे? अगर ए वाले का मैं बात करूं, आई विल जस्ट वेट। एक नंबर आप देंगे सल्फर को। अच्छा, अभी बच्चा कंफ्यूज है भाई, ऊपर के मिथाइल को पिकअप करना है कि फिनाइल को पिकअप करना है? तो आई विल गो विद द फिनाइल। 2 नंबर फिनाइल हो गया और 3 नंबर बटोबियस आपका मिथाइल हो जाएगा। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा 1 2 3 1 2 3 4 का जो पैटर्न है वो क्या जा रहा है? इट इज गोइंग क्लॉकवाइज। सो व्हाट आई विल से, दिस इज गोइंग टू आर। ये क्या हो जाएगा आपका आर, दिस इज आर। नाउ कम बैक टू द बी। बी वाले में क्या हो जाएगा? आगे एक नंबर आपको किसको दोगे? सल्फर को दोगे। 2 नंबर आप किसको दोगे? इस इथाइल को दोगे। 3 नंबर इसको दोगे और यहाँ पे आप ऐसे उल्टा घुमा दो। तो ए वाला आर बन रहा है और बी वाला जो है वो एस बन रहा है। तो आपको चेक करना भाई आर और एस किस में दिया रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस कंसेप्ट नाउ। हाउ मेनी chiral carbons are present in a cyclopentene, cyclopen 2 in 1 all and a cyclopen 3 in 1 all respectively? तो जरा इसका बना लेते हैं हम लोग। साइक्लोपेंट है तो आपने बना लिया साइक्लोपेंट। एक नंबर पे आपने लगा दिया OH और 2 नंबर पे आपने लगा दिया डबल बॉन्ड। ये हो गया साइक्लोपेंट 2 in 1 all। अच्छा, साइक्लोपेंट 3 in all है तो इसको मैं इधर बनाता हूँ राइट साइड में। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस इज OH 1 2 एंड ये 3 है आपका। ओके, नाउ अब आपको देखना है कायरल सेंटर। तो इसमें कैसा है कि सिमेट्री आ रही है क्या, आपको वो चेक करना है। यू हैव टू जस्ट लुक आफ्टर द सिमेट्री। नाउ सी, ये कार्बन को मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया और इसको भी मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो वैसे देखा जाए तो जो साइक्लोपेंटेनॉल है, जिस कार्बन को OH लगा है वो कायरल ही है, वो कायरल ही है। बट हमको यहाँ पे अभी ये चेक करना है कि वो सिमेट्री भी दिखा रहा है क्या, ऐसा कुछ तो नहीं है वहाँ पे। सी, अगर आपने मॉलिक्यूल को कट किया, 2 हिस्से में कट किया, तो कौन सा जो पार्ट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा?
इसको देखिए, इस मॉलिक्यूल को ना अगर आपने ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सी दिस साइक्लोपेंटुइन बनॉल, अगर आपने क्या किया, इसको यहाँ से जो है ना, इस यहाँ से एक लाइन खींचा आपने और उस एक्सिस पे आप घुमाओगे ना, हमारे पास तीन तरह की सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप उसको घुमाओगे ना तो वो दोबारा स्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए। मतलब आपने अगर इसको 180 डिग्री घुमाया तो 180 डिग्री घुमाने पे या फिर 60 डिग्री से 3 बार घुमाएंगे या फिर 90 डिग्री से जो भी वो लोग इंडिया 4 बार घुमाएंगे। तो अगर आप उसको 2 बार घुमा रहे हो, 2 बार घुमाओगे तो 180 डिग्री, 3 बार घुमाओगे तो 60 डिग्री, 4 बार घुमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 180 डिग्री का रोटेशन यहाँ पे करना है। सो इफ़ यू आर गेटिंग द सेम, मतलब 360 को डिवाइड बाय ये करने का योर एन, एन मतलब नंबर ऑफ रोटेशन। अगर 2 रोटेशन किया ना तो कितना आएगा, मतलब आपने 180 डिग्री से घुमाना है। अगर आपने 3 रोटेशन किया तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय, तो आपको 120 डिग्री से घुमाना पड़ रहा है। तो अगर आपको 120 डिग्री से 180 डिग्री से घुमाने पे सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, कोई भी एंगल बन सकता है यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नाउ जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ सो तो यहाँ पे आपको सिमेट्री का बात दिखना है। तो पहले वाले मॉलिक्यूल में इफ यू टॉक अबाउट दिस सिंपल, वैसे इसमें सिमेट्री बन नहीं रही, क्यों नहीं बन रही मालूम है क्या? आपने इसको कट किया ना तो इसका राइट साइड में क्या आ रहा है, डबल बॉन्डर, और लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है आपका, सिंगल बॉन्डर। तो इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये कायरल है, दिस इज अ कायरल। अच्छा, अगर आप सेकंड वाले की बात करते हो, मतलब सेकंड वाले को, हाँ सॉरी आवाज़ लो आ रहा है। हाँ, पहला वाला जो है ना ये कायरल बन जाएगा बिकॉज डबल बॉन्ड जो है वो राइट साइड में दिख रहा है। तो आप उसको कट मारोगे ना तो राइट में और लेफ्ट में सेम चीज़ नहीं आ रही है। अच्छा, सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाले को अगर आपने ऐसे कट किया, इस प्लेन में कट किया आपने, प्लेन मतलब कि लाइक दिस, तो ये जो है एक तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं देयर इज अ सिमेट्री। सो हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस। तो पहले वाले में जो है आपको एक दिख रहा है और दूसरे वाले में एक भी कायरल सेंटर नहीं है। सो आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब उसी के सामने जो है क्वेश्चन नंबर 30 को भी जरा देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में। इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, OH माइनस एंड योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड, ये दोनों के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की डबल कर दिए तो ये तो 4 टाइम्स से बढ़ जाएगा। सो द स्पीड जो होगी वो 4 टाइम्स से बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, अगर आपने एक को डबल किया दूसरे को आधा कर दिया, तो एक दूसरे को मतलब एक को डबल करना और दूसरे को आधा करना, मतलब वो एक ही चीज़ है, वो कैंसिल हो गया, सेम हो जाएगा। So when the concentration of alkyl halide is tripled and the concentration of OH minus is reduced to the half, मतलब एक को ट्रिपल कर रहे हो दूसरे को 1/2 कर रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इंक्रीज क्या होगा, 1/1.5 टाइम से वो बढ़ेगा। ये सीईटी का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन सीईटी में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई ना, उसके सामने क्वेश्चन नंबर 35 को भी जरा देख लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 35,
हेलो सर, एक डाउट था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही सर है वो आपकी। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते वो ट्रांजिशन एलिमेंट में? ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। हाँ सर तो उसमें आपको, हाँ उसमें जो जैसे लिगेंड लिगेंड दिया होता है, लिगेंड का आपको देखना पड़ेगा न्यूट्रल लिगेंड है क्या। जैसे न्यूट्रल लिगेंड में आपको मिलता है वाटर है, सीओ है, एनओ है, पीएच है, इथिलीन नहीं डायमाइन। नहीं नहीं, हाँ हाँ बोलिए। उसमें क्वेश्चन दिया था एन ई, नीचे टू था, बाद में हाँ एक सी मिनट, हाँ टू ओ एन एन हाँ टू। एन ई था ना, कि ई एन था। हाँ हाँ इथिलीन हाँ, वैसे। इथिलीन। हाँ तो ये आपका न्यूट्रल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हम लोग मान लेते हैं। वाटर, सीओ, एनओ, फिनाइल, इथिलीन डायमाइन, पीपीएस3, ये सारे के सारे न्यूट्रल। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आपके पास दिया गया है K4 Fe पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट ये दिया गया है। अब आपको वो बोल रहा है कि आपने Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Fe का ऑक्सीडेशन को मैं एज्यूम कर लूँगा X। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। तो पोटेशियम जो है ग्रुप नंबर 1 के इससे बिलोंग करता है, तो ये +1 का दिखाता है। तो +1 इंटू 4 करोगे तो ये +4 हो जाएगा। और एक साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, तो ये कैसे -1 आ रहा है, वो ये थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। और न्यूट्रल वालों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों 0 होता है? बिकॉज उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो साइनाइड का -1 होता है, तो -1 इंटू 6 करोगे, ये हो जाएगा -6। और ये पूरा का पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर एक्स बराबर आ जाएगा 2। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मॉलिक्यूल कौन सा है। अगर यही मान लो, इमेजिन कर लो ऐसा कुछ दिया होता है FeCO4, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल फेरेट है मान लेते हैं। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? बिकॉज जो आपका CO दिया गया है, CO एक प्रकार से क्या आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। दिस इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दिस इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या समझते हैं, वी कंसिडर दिस एज अ 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपने कोऑर्डिनेशन में आई गेस पढ़ा होगा, ठीक है। सर रिएक्शन के रिएजेंट कैसे याद रहेंगे? रिएजेंट वही, एक आप काम करिए, एक लिस्ट बनाइए। क्योंकि देखो क्या होता है, रिएजेंट का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रेंस में जो है ना, बहुत सारे रिएजेंट आपको जो है मतलब याद रहेंगे तो अच्छा है उसका फंक्शन, ठीक है। तो कोशिश करने का नोटबुक पे लिख के रखो और उसको बार बार मेमोराइज करो, तो हो जाता है। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसको समय तो देना पड़ेगा आपको, ऐसा बिना समय दिए तो होगा नहीं कुछ। तो क्या पहले क्या अगर करने का। रिएक्शन है अगर रिएक्शन है, उसका रिएजेंट नहीं आ रहा है, तो उसकी जगह पे अगर कुछ गलत लिख देंगे, एक सेंटेंस होता है वो लिख देंगे, चलेगा ना? बोर्ड का बात कर रहे हो कि एंट्रेंस का बात कर रहे हो? बोर्ड का बात कर रहे हैं, एंट्रेंस में इतना नहीं। नहीं, बोर्ड में भी कैसा है इस बार, तो आई डोंट नो कि इतना स्ट्रिक्ट कुछ करने वाले हैं, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू राइट समथिंग। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, कुछ छूट जाता है, कुछ ज़्यादा प्रिंट हो जाता है, तो बच्चा जिसने अटेम्प्ट किया उसको मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू समझना है तो क्या करिए आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, वीक आई मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड, तो उसका लिस्ट बना के रख लो और एक दो एग्जांपल्स लिखो अपने साथ में। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप उसको बार बार देखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपको सर्टेनली एक दिन में हो जाएगा, लेकिन लिस्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। एक नेम रिएक्शन का लिस्ट बनाने का, नेम रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें भी माइल्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, स्पेशल केसेस होती है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और NaBH4 का हाई टेम्परेचर पे कुछ फंक्शन अलग होता है, लो टेम्परेचर पे कुछ होता है। वो सिलेक्टिव रिएजेंट कब बन जाता है? सिलेक्टिव रिएजेंट मतलब वो सबको टच करेगा लेकिन डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा। तो नेम रिएक्शन है, फिर ऑक्सीडाइजिंग ये, फिर आप लिस्ट ऑफ कैटलिस्ट बना लीजिए। तो ये सर थोड़ा सा। डबल डिहाइड्रोहाइड्रोजनेज के लिए कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? हाँ बालाजी ने कुछ तो पूछा है, बोर्ड के लिए कितने नेम रिएक्शन है। देखो आपका अगर HDA से स्टार्ट करोगे तो HDA में सबसे पहला नेम रिएक्शन आपको जो मिलता है वो मिलता है आपका फिंक्लेस्टीन है, स्वार्ट्स है, सैंडमियर है, फ्रीडल क्राफ्ट है, वर्ड्स है, वर्ड्स फिटिग है, देन रिमर टिमन है, आपका कॉलबेज है, गटरमैन है,
आपका डार्जन है, आर यू गेटिंग। फिर लास्ट में आप जाओगे तो उधर अमोनोलिसिस में आपको कार्बिलमाइन रिएक्शन मिलता है, फिर यू गेट HVZ रिएक्शन। तो 18-19 ही है, ऐसा बहुत नहीं है, लेकिन आपको बोलते ना वो जितना यूज टू होगा तो उतना दिमाग में फिट रहेगा। वही बोल रहा हूँ, बच्चा जिसने लिस्ट बना के रखा ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो फटाफट फटाफट उसको मजा आएगा रिएक्शन सॉल्व करने को। जिसको नहीं आ रहा है तो सीधा बाउंसर ही जाएगा उसको। सर डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? अभी डबल डिहाइड्रोजिलेशन करना है तो आप जिंक यूज कर सकते हो, जिंक। और पहले तो आप अल्काइल हाइलाइड यूज करो, बेस यूज करो KOH हटाने के बाद आपने फिर से वहाँ पे यूज करना है। सेकंड टाइम के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते KOH, बिकॉज KOH उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो आपको यूज करना पड़ेगा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज द NaNH2, उसको हम लोग बोलते हैं सोडामाइड। तो पहले वाले के लिए कोई ओके वाला बेस ले लो, लाइक NaOH KOH समथिंग लाइक दैट। बट द सेकंड टाइम व्हेन यू वांट टू डू द सेम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, देन यू नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2। ठीक है। यस सर। हाँ कंशा NaNH2 भी होता है, दिस इज व्हाट अभी वही मैंने बात किया। ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस है ये। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे now see the next one। हाँ नो, क्वेश्चन नंबर जो है 33 को जरा 35 को देखते हैं। आयुष दुबे जी कुछ तो पूछ रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो कौन सा चैप्टर से करें। देखो दो चीज़ें होती हैं, आपको एंट्रेंस पढ़ना है कि बोर्ड पढ़ना है। बोर्ड पढ़ना है तो आप 12th की बुक पढ़िए, हो जाएगा काम। लेकिन एंट्रेंस पढ़ना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल, दैट इज अ GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हाइड्रोकार्बन से। उसके बाद पढ़िए, फिर चैप्टर्स के ऊपर आइए। बोर्ड का काम तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, एंट्रेंस के में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसमें क्या पूछेगा हमको पता नहीं, बिकॉज दे आज द कंसेप्ट। बोर्ड में कैसा क्वेश्चन का आंसर होता है, मैं वही बोल रहा हूँ, इफ द 10 स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम ना, 10 लोगों को 90% मार्क्स आएगा। वही 10 लोगों को अपन एंट्रेंस का पेपर दे देंगे ना, तो उनको 90% नहीं आएगा, 50-60 जो भी आएगा। बिकॉज बोर्ड में 90% लाना उतना चैलेंजिंग नहीं जितना एंट्रेंस में। बिकॉज एंट्रेंस इज नॉट लाइक अ मगअप करके जाना, वहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करके रखने हैं। तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्या है, बच्चा पढ़ाई नहीं तो फिर उसके लिए डिफिकल्टी है ना। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। एंट्रेंस जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल में कुछ नहीं करना होता। बोर्ड के लिए आपको 1 साल की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग सब सोचते हैं 1 साल में ही करेंगे, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर। हाँ आयुष बराबर है, ऐसे ही है। न्यूमेरिकल जो है वो टेक्स्ट बुक के ही एक्सपेक्टेड है, ऐसा हम लोगों को बोला गया है। तो ट्राई टू कवर वेदर इट इज अ फिजिक्स केमिस्ट्री व्हाटएवर, न्यूमेरिकल जो है टेक्स्ट बुक से ही करिए, और अंदर के ही सारे क्वेश्चन को करिए, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है बोर्ड के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 को जरा देख लेते हैं। ये सब तो बोर्ड का तो उतना डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बोर्ड में तो आसानी से आ जाता है 70-80%। प्रैक्टिकल भी है तो लोग मदद भी करते हैं प्रैक्टिकल में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 को जरा देख लेते हैं हम लोग। Here the 4 pair of halide compounds are given below. Identify an incorrect statement with reference to SN1 mechanism with respect to each other. First compound in each pair is more reactive than the, हाँ ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो कौन सा ज़्यादा खुशी खुशी ना BR को निकाल देगा, वो आपको देखना है। हु इज मोर हैप्पी, तो आपको यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो बताना है। ठीक है, उसने क्या बोला है, फर्स्ट कंपाउंड जो है हर एक पेयर में जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सही बात है, पहले वाले में जो है ना, यहाँ पे ये BR आसानी से निकल जाएगा। तो BR निकलने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो आपका मिलेगा अलाइलिक, और ये आपका जो होगा ये 2 डिग्री होगा। तो अलाइलिक जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो खुशी खुशी BR को निकाल देगा। अभी आपको ये भी पता है, यहाँ पे BR है, BR इज अ गुड लिविंग ग्रुप देन द Cl-, तो ये भी ज़्यादा सही बात है। ये आपका टर्शरी है, ये आपका प्राइमरी है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, अभी ये जो Cl है, ये वाला Cl और बेंजीन में जो कनेक्टेड, ये टूटेगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज अ रेजोनेंस। तो रिएक्टिविटी के मामले में जो है
अच्छा ओके दिस इज बराबर, यहाँ का भी ये टूट जाएगा। अच्छा अभी मेरे को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में जरा देख के बताता हूँ क्या है। अलाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सही बात है, बिकॉज अलाइलिक में जो है वो रेजोनेंस आ जाता है और सेकेंडरी में ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सी एल माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन द बी आर माइनस, ये गलत बात है। बी आर माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बी आर माइनस से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आपका आई माइनस। आई माइनस इज इन टर्म्स इन हालाइट इट इज द बेस्ट। सो व्हाट आई कैन से हियर द ऑप्शन जो है आपका 35 में बी वाला जो है वो गलत ऑप्शन है, तो ए सही है। अब मेरे को बी मालूम पड़ेगा गलत है, तो सी और डी भी देख लेते क्या है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन, सही बात है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सही बात है, बिकॉज देयर इज रेजोनेंस, करेक्ट है। तो इसका जो होगा ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, तो आप इसको पिकअप करेंगे, ठीक है। चलो अब इसके सामने देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 31, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होता है भाई टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड में, बोलिए। SN1 होता है ना ये तो उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या न्यूक्लियोफाइल, रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल में तो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटर आपका योर दिस कंसंट्रेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। तो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल ये हो जाएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 सी, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक नंबर जो है ना सबसे पीछे जाएगा, बिकॉज एक नंबर जो है वो आपका क्या बन रहा है, नॉट नो 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 गलत बोल रहा हूँ मैं। एक नंबर जो है वो आपका बेंजाइल है, क्या है बेंजाइल है, बी आर निकालना है। यहाँ पे बी आर निकालोगे ना तो ये भी एक तरह से बेंजाइल ही बन रहा है, ये भी एक तरह से बेंजाइल बन रहा है, इसको निकालेंगे। सो दिस इज ऑल्सो बेंजाइल, इफ यू रिमूव दिस तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, CH with a positive charge and then CH3। इसको क्या करना है आपने रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल हैव अ 2 फिनाइल रिंग एंड द 1 मिथाइल ब्रांच। 2 फिनाइल रिंग है आपके पास और एक मिथाइल है और बगल में क्या है आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सो यू हैव टू जस्ट सी हियर विच कार्बोकेटन इज मोर हैप्पी। सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्राउडेड कौन है वो देखना है आपको, कौन है बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। द टर्शियरी प्लस बेंजाइलिक, अरे बेटी देखो आपका जो है फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, टर्शियरी है। टर्शियरी के साथ साथ में क्या है आपका दो उसके अंदर आई मीन रेजोनेंस के साथ साथ में इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, इसमें भी रेजोनेंस है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। बेंजाइल में क्या होता है ओनली रेजोनेंस होता है, यहाँ पे भी ओनली रेजोनेंस है। दिस इज या यहाँ पे दो रेजोनेंस है, यहाँ पे दो रेजोनेंस है 2R एंड देन 1 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या आ रहा है ओनली रेजोनेंस आ रहा है। तो अब मेरे को ये बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जल्दी से बोलिए। ऑप्शन 4 जाएगा, 4 के बाद आपका 2 जाएगा, 2 के बाद 3 देन 1, 4 2 3 1 ऐसा दिख रहा है क्या ऑप्शन 4 2 3 1, ऑप्शन सी। तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा मतलब स्टेबल कौन है इंटरमीडिएट्स। इफ़ इट इज़ हाईली स्टेबल तो उसका जो SN1 में जाने का जो ये है इच्छा है या फिर जो ईजीनेस है वो ज़्यादा रहेगा, ऐसा। नो क्वेश्चन नंबर 33, टेल मी क्विकली। बोलिए बोलिए 33 का। among the following compound which one will undergo SN1 fastest, जल्दी से बोलना आपको। ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। अच्छा ऑप्शन जो सी है ना ये जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि Cl का बॉन्ड है बेंजीन से टूटेगा नहीं, बिकॉज देयर इज अ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस आने की वजह से ये बॉन्ड जो है ये तगड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। सो ऑप्शन सी को हटा दीजिए, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। अच्छा अब सीधा मैं जाता हूँ हेलो एरिन्स के ऊपर। व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 37 का आईयूपैक नेम बोलो, जल्दी से बोलो एवरीवन। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें, ये सब अपने को 11 में पढ़ा है, यहाँ पे जस्ट क्रॉस चेक करना है अपने को, अपने जो पढ़ा है अपने को आता है कि नहीं।
ए में अगर आपने बोल दिया ए मतलब 1 ब्रोमो 4 मिथाइल। अच्छा, आपका जो सबसे पहली बात तो वो जो बड़ा सिस्टम है ना वो क्या है आपका बेंजीन है। तो बेंजीन को हम लोग एज ए पेरेंट समझेंगे। देखो क्योंकि इसमें जो है ना ये 4 कार्बन जा रहा है और इसमें जो है 6 कार्बन जा रहा है, तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1। अब कोई ऊपर से जाएगा तो गलत काउंट करेगा क्योंकि उसने ब्रांच को छोड़ दिया। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई। अच्छा, अब 4 नंबर पे एक ब्रांच आ रहा है और वो ब्रांच के अंदर भी बड़ा कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है। ये एक प्रोपाइल हो गया और ऊपर वाला मिथाइल हो गया। तो ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो उसके अंदर जो छोटा ग्रुप होता है उसको पहले लिखने का और बड़े वाले को बाद में लिखने का। तो 1 नंबर पे ब्रोमीन है, 2 नंबर पे मिथाइल है और 4 नंबर पे आपका मिथाइल प्रोपाइल है। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट है। ठीक है। नाउ see the question number 38. Quickly respond. Predict the structure of halorine whose IUPAC name is 2,2-2 chlorophenyl 1 iodooctane. देखिए क्या है, बताइए। डी जाएगा। डी। ओके। This one, this one. हाँ, so 38 बोल रहे थे ना। क्या ऑप्शन बोल रहे थे आपको? What is the option? सबसे पहली बात आपको देखना है कि बड़ा चेन में कितना कार्बन आ रहा है। तो आइडो ऑक्टेन बोला उसने, 8 कार्बन चाहिए अपने को, 8 कार्बन। तो 8 कार्बन जो है किस में दिख रहा है आपको? 7 और एक 8 है, 6 7 8 है। अच्छा, 1 आइडो, अगर आपने इसको किया 1 आइडो, 2 नंबर पे, हाँ ये 1 नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में क्या जा रहा है? यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें है 1 आइडो, 1 2, ये पूरा हो गया। ठीक है, 2 नंबर पे ब्रांच है फिनाइल और उसके अंदर भी 2 नंबर पे क्लोरो है, बराबर। 2 नंबर पे आपका क्लोरोफिनाइल आ रहा है, बराबर। ऑप्शन सी बनेगा। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ना इसके सामने देख लो क्वेश्चन नंबर 39, आयुपैक नेम भी हो गया। चलो 40 का आंसर बोलिए क्या होगा क्विकली। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव? लेस रिएक्टिव। फैंटास्टिक। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव, उसके पीछे का रीजन है रेजोनेंस। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस सीएल एंड दिस बेंजीन का बॉन्ड है, जो सीएल और बेंजीन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 45। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने लुकास रिएजेंट ऐड करना है, तो लुकास रिएजेंट जो है ना यहाँ का OH को हटा नहीं सकता वो। इसको प्रोटोनेट करके यहाँ से वाटर नहीं निकाल सकता, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अगर आपने ऐसा पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो वो अनस्टेबल होता है। ये हजम होने वाली बात नहीं है और ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ से OH तो हटेगा नहीं। तो आप यहाँ से अगर OH को हटा रहे हैं तो आपको जो इंटरमीडिएट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। यू आर गेटिंग द बेंजाइलिक, दैट इज मोर स्टेबल। तो उसको हटा के उसकी जगह पे आप Cl लगा सकते हैं, तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये चीज़ है ना दिमाग में आप फिट कर लो। आप कोई भी स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। सर सी क्यों नहीं? वही तो मैंने बोला ना। अच्छा सॉरी, मैंने ए बोला क्या आपको ऑप्शन में? हाँ सर वही। ए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे Cl आ चुका है ना, ये नहीं आएगा। OH निकलेगा नहीं वहाँ से, OH अपनी जगह पे रहेगा। सी बनेगा ऑप्शन 45 का, सी रहेगा। हाँ सर।
स्टार्टिंग में मैंने बोला OH इज नॉट गोइंग टू ब्रेक फ्रॉम हियर, रीजन सिंपल है, बिकॉज ऑफ अगर OH यहाँ से निकलेगा तो सामने वाले को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम बेंजोएट से आपने बेंजो ट्राइक्लोराइड बना दिया है। देखो बेंजाइल किसको बोलते हैं, फिनाइल किसको बोलते हैं, अलाइल किसको बोलते हैं, अराइल किसको बोलते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सोडियम बेंजोएट है, जैसे ये हो गया आपका फिनाइल रिंग को कभी भी एक कार्बन लग रहेगा ना तो उसको बेंजाइल ही बोलना है, ठीक है। और ये OH है, मतलब ये एस्टर है, C∼ONA, इसका नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। अब आपने क्या किया, सोडियम बेंजोएट से बना दिया आपने बेंजो ट्राइक्लोराइड, सी बेंजो, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी सोडियम बेंजो क्लोराइड। यहाँ पे जो राइट स्ट्रक्चर बन सकता है बेंजाइल, बेंजो बोलेगा तो कंफ्यूजन आ सकता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ये CCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 Cl ऊपर Cl, यहाँ पे Cl। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा इधर लेके जाना है। मतलब आपको पहली बात तो CO2 हटाना है और N भी हटाना है। तो इस्टर में अगर आपने क्या ऐड कर दिया, ये लाइम वाटर ऐड कर दिया। लाइम वाटर किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम वाटर का आपको ऑप्शन किस में दिया, हाँ थर्ड में दिया, फोर्थ में दिया है, तो सीधा उसी को पिकअप कर लेंगे। तो ये सीधा क्या करेगा, यहाँ से CO2 निकाल देगा। CO2 निकालने के बाद क्या होगा, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अल्काइलेशन, तो आपको मिलेगा मिथाइल बेंजीन और यू विल कॉल इट अ टोलिन। तो इस मिथाइल बेंजीन के अंदर आपने क्या ऐड करना है, यू आर गोइंग टू ऐड 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस CCl, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑब्टेन। अच्छा देखिए, यहाँ पे दो ग्रुप लगे, ये बेसिकली आपका बाइफिनाइल है। अब ये मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी, और ये Br है, एक तरह से आपका हलाइड है। तो मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है ये होता है EDG ग्रुप। EDG ग्रुप मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये लोग जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं तो सामने वाले को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेटिंग सिस्टम है। और हालाइट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये सामने वाले को डीएक्टिवेट करते हैं। तो ऑलवेज यू हैव टू फोकस ऑन द एक्टिवेशन। तो जब आप एक्टिवेट करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो और पैरा पे अटैक मारता है। कहाँ मारते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। अभी इसका पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है बाय द क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो आपका दो ही पोजीशन फ्री हो रहा है ऑर्थो का, तो किसी भी आप ऑर्थो पे आप लगा सकते हैं। ये है नाइट्रेटिक मिक्सचर, तो ये NO2 प्लस प्रोड्यूस करेगा, ये NO2 प्लस है, ऑर्थो पोजीशन पे कहीं पे जाके चिपक जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन आपको जो दिख रही है वो दिख रही है आपको ऑप्शन नंबर C। वो भी एक्टिवेटिंग वाले साइड में जाएगा, डीएक्टिवेशन वाले में नहीं जाएगा, बिकॉज NO2 प्लस बन रहा है ना। तो NO2 प्लस का क्या होता है, उसका इच्छा होता है कि मैं ऐसी जगह पे अटैक मारूं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिथॉक्सी वाला जो बेंजीन रिंग है उसमें ज्यादा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, EDG ग्रुप, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 48, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करने के बाद यू आर डूइंग द क्लोरीनेशन। अच्छा, कभी भी देखो साइनाइड में अगर आपने पानी डाला, इफ यू ऐड अ वाटर टू द साइनाइड यू आर गोइंग टू गेट एन एसिड। दिमाग में फिट कर लो, साइनाइड RC प्लस वाटर गिव यू RCOOH। ओके, अब ये C7H16 है, मतलब क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा कार्बन है, 7 कार्बन का सिस्टम है। अब 7 कार्बन के सिस्टम को आपने क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। ऑक्सीडाइज करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग हियर, पहले बात तो इसका DU निकाल लेते हैं। DU क्या होगा, 7 कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन आना चाहिए आइडियली, C7 14, 16 नहीं आना चाहिए, सही बात है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 16 ही आपको मिलना चाहिए, 16 ही मिल रहा है, ठीक है। तो इस पर DU भी नहीं है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है CRT, इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ये वैसे तो बुक में मिलेगा नहीं आपको,
तो ये जो है इसको जब हीट किया जाएगा तो यहाँ से ये कन्वर्ट कर देगा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, तो 7 कार्बन विद एन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ये CH3। नाउ यू देन यू डू दिस क्लोरीन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई आपका CH3 है, एक हटेगा वहाँ से हाइड्रोजन, उसी जगह पे आ जाएगा Cl। So you are going to get a benzyl chloride, you are going to get a CH2Cl, and then you will pass here KCN। तो जैसे आप KCN पास करेंगे K और Cl निकल जाएगा, साइनाइड उसी जगह पे आ जाएगा, और आप उसके अंदर पास करते पानी तो आपको मिलेगा ये कंपाउंड CH2COH। ठीक है भाई। सो दिस इज द, अच्छा अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपका नाम क्या होगा इसका? ठीक है, ये आपका बेसिकली देखा जाए तो ये बेंजाइल एसिटिक एसिड है, और फिनाइल भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिनाइल एसिटिक एसिड ऑप्शन जो है यहाँ पे बनेगा आपका डी। ठीक है, लास्ट में उसने, हाँ बराबर, फिनाइल एसिटिक एसिड, दिस मच पार्ट इज कॉल्ड एज अ फिनाइल, और उसके आगे एसिड ग्रुप, तो फिनाइल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 53 55 बताइए, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड कंसेप्ट है। 55 देखिए से बताइए क्विकली। ऑप्शन ए में मोस्ट डिफिकल्ट, फैंटास्टिक। अगर आप न्यूक्लियोफाइल को कभी भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो उसके अंदर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना आसानी से उसको रिएक्ट करवा देता है। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, सो आई विल गो विद द ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। तो उसी के सामने 58 है, उसको जरा बता दीजिए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड डी इन द फॉलोइंग सीरीज। आपने अल्कोहलिक KOH ले लिया, तो अल्कोहलिक KOH मतलब क्या हो गया आपका, दिस इज सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको पता है ये जो Br जिस कार्बन को लगा है ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा जब आप करोगे तो वहां से क्या होगा, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, एल्कीन हाँ एल्कीन मिलेगा। हाँ, तो आपको मिलेगा अच्छा, एलिमिनेशन करने के बाद एक बार आप पानी ऐड करो और एक बार फिर आप H2SO4 ऐड कर रहे हो। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू गेट A एज दिस प्रोडक्ट CH3 CH CH3 CH double bond CH2, this is the alkene। now in this alkene you are adding a water, तो जैसे ये वाटर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट CH3, नहीं ये आपको ये शिफ्टिंग करके टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा और OH इस कार्बन को लगेगा इसको, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये CH3 CH3 OH bond CH2 CH3, this is the B as a major product। now you are adding the concentrated H2SO4। तो जब आप concentrated H2SO4 ऐड करेंगे ना पानी ऐड करने के बाद, तो concentrated H2SO4 का काम क्या होता है, it will do the protonation and it will remove the this your क्या बोलते हैं उसको यहाँ से, अच्छा हीटिंग नहीं किया उसने, अगर हीटिंग किया होता तो वो फिर से पानी निकाल देता था। हाँ, तो ये आपका हो गया दिस एज द, जस्ट 1 मिनट, हाँ एक मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है आपको और एक माइनर प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आप माइनर प्रोडक्ट का बात करोगे तो OH आपने CH2 को लगाना है, OH ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट आपका उस तरफ वाला हो जाएगा, शिफ्टिंग टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाने के बाद OH। ओके, दिस हैज आई एम कंसीडरिंग एज अ मेजर प्रोडक्ट बी। अब उसने क्या किया, मेजर प्रोडक्ट के ऊपर ऐड कर दिया उसने HI। तो जब उसने HI ऐड किया तो क्या हो जाएगा भाई, तो जहाँ पे OH है वहीं पे आपका आयोडीन आ जाएगा। सो किस में दिख रहा है वो आपको, बी में दिख रहा है, सो आई विल गो विद द बी। तो डी इज अ मेजर प्रोडक्ट जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया। तो ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स का ही खेल है। नो, सी द नेक्स्ट वन। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर ही है, अच्छा डायग्राम बेस्ड आ जाएगा इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, व्हेन लाइट इज पास थ्रू द 2-chlorobutane, 2-chlorobutane जो है ना ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। 2-chlorobutane कायरल सेंटर है, रोटेशन इज मेजरेबल, हाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा देगा। 2-chlorobutane exhibits optical activity, okay। when the light is passed through the nickel prism the resultant wave vibrates in the plane perpendicular, सही बात है। ग्लूकोज exhibit optical activity, अच्छा भाई ग्लूकोज तो 100% दिखाता है भाई,
और ऊपर का जो उसने स्टेटमेंट लिखा वो भी सही है। अच्छा, ए और बी में एंगल व्हेन द लाइट इज पास थ्रू द टू क्लोरोब्यूटेन द एंगल ऑफ रोटेशन इज मेजरेबल। अच्छा, कितना जाएगा वो अभी हमको, इज इट वी आर एबल टू मेजर और नॉट। वैसे तो ये हम नहीं मेजर करते, उस हमारे पास एक मशीन होती है, उसको बोला जाता है ये स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी, सी एंड डी इज द श्योर एंड शॉर्ट करेक्ट है। ऑप्शन ए में इसलिए डाउट आ रहा है क्योंकि उसने बोला रोटेशन इज मेजरेबल। अब वो मशीन के थ्रू ही मेजर किया जा सकता है। अब ये मैनुअली बात कर रहा है कि मशीन से बात कर रहा है, वो क्लियर नहीं है, तो उसकी वजह से मैं ऑप्शन ए को रॉन्ग एज कंसिडर करूंगा। बाकी बी, सी एंड डी तो श्योर एंड शॉर्ट करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 को बता दीजिए, ये ऑलरेडी रिपीटेड है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो मतलब कैसा होगा कि भाई देखना है आपको इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, जो सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, न्यूक्लियोफिलिक कराना है, तो यू हैव टू जस्ट सी व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये तीनों में। बोलिए बोलिए बोलिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है इसमें। नो ईडीजी, नो ईडीजी। यहाँ पे आपको ईडीजी लगा है, उसने वो भी कहाँ लगा है, ऑर्थो पे लगा है, और ये किधर लगा है, मेटा पे लगा दिया है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा किसमें, बोलो बोलो। सी बी में। हाईएस्ट आपका जो है ना वो इसमें क्लोरोबेंजीन में, हाईएस्ट जो है वो क्लोरोबेंजीन में। एक नंबर सबसे आगे किधर दिया है, हाँ सी में दिया और डी में दिया है, सी में दिया और डी में दिया है। अच्छा, अब जो है ये इट इज ऑर्थो एंड द पैरा डायरेक्टिंग, क्या ऑर्थो एंड द पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से क्या होता है, इसका जो इफेक्ट है ना वो मेटा पे कम पड़ेगा। इफेक्ट क्या हो जाएगा, देयर विल बी लेस इफेक्ट। तो मेटा वाले को अपने पीछे रखना है, तो ऑप्शन जो है आपका बन जाएगा ये सी। ठीक है भाई, समझा, एवरीवन गॉट इट क्लियर। यस सर। हाँ, तो ये हो गया आपका दिस वन। नो, इसके बाद जो है इसमें एक डाउट है मुझे, ए तो बराबर है, सबसे पहले जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाँ, एक अभी मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको। ये जो पोजीशन है ये कौन सा पोजीशन है, मेटा। हाँ मेटा। मेटा पोजीशन के ऊपर ना हमेशा एक ही इफेक्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट, हमेशा देयर इज ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, ये जो इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे दो इफेक्ट लगता है, प्लस आई एंड प्लस एच इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों लगता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, और ये कम इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। तो जो कम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ना, मतलब उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने का चांस ज्यादा है। उसके ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने का चांस जो है वो आई मीन ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट देखो, रेजोनेंस जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है, रेजोनेंस के बाद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, फिर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट आता है, और रेजोनेंस से भी पावरफुल होता है एरोमेटिसिटी। तो आपने बी वाले ऑप्शन में आपको दो इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है और आपको इंडक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और इंडक्टिव। तो ये जो है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन का अमाउंट इसको क्लोरोबेंजीन को देगा। तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का जो चांस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आई विल गो विद दिस, ये सॉरी सी नहीं होगा, यहाँ पे डी बन जाएगा। आप दिमाग में रखना, हमेशा मेटा पोजिशन जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट ही दिखाता है। मेटा पोजिशन इज ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इसके बाद के क्वेश्चन जो है, प्रॉब्लम्स टू फाउंडर, अच्छा लास्ट।
मेरा पेज जो है आवाज जा रहा है नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल नेटवर्क सर आवाज चली गई। ओके नेटवर्क इज अनस्टेबल आई एम ऑडिबल आवाज जा रही है मेरी सर बहुत कम। ओके ओके अच्छा तो अभी नेटवर्क थोड़ा सा ये हो रहा है इसके लिए थोड़ा आवाज बहुत स्लो जा रहा है आवाज ओके ठीक है आवाज जा रही है क्योंकि नेटवर्क अनस्टेबल दिखा रहा है तो ये डिस्कनेक्ट हो सकता है ठीक है इसके बाद के जो भी क्वेश्चन बचते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज अभी जो है इसमें दिस चैप्टर ऑलमोस्ट कवर करते हैं जो भी डाउट्स रहेगा आप ये देता हूँ नेटवर्क थोड़ा सा वीक है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अदरवाइज तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ कभी लेक्चर में जो भी डाउट्स रहेंगे ना मेरे को बता देना आई विल जस्ट कवर ठीक है हेलो मेरा नेटवर्क थोड़ा बहुत अनस्टेबल दिखा रहा है यहाँ पे तो इसकी वजह यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि आवाज़ जा रही है तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसके जो भी डाउट्स रहेंगे ना कमिंग लेक्चर में आप लोगों को ठीक है एवरीवन इफ यू आर एबल टू लिसन मी रिस्पॉन्ड टू चैट बॉक्स मेरे को आवाज़ नहीं आ रही किसी को